हाँ, तो ये एक तरह से अपन को मैनेजर को मदद करके देखता है। अब ये कहां से आए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके दिमाग में कि भाई ये प्रिंसिपल्स आए कहां से, कि भाई क्या मतलब रातों रात ऐसा हो गया कि भाई ये प्रिंसिपल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों में, या फिर रातों रात ऐसा हो गया कि भाई नहीं बच्चों को टाइम पे आना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। नहीं, दिस प्रिंसिपल्स या फिर दिस गाइडलाइंस वेर मेड ऑन सम ऑब्जर्वेशन। ये बहुत सारे अपन ने ऑब्जर्वेशंस किए, और इस ऑब्जर्वेशन को अपन रोज 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 मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन किया, और फिर वापस कुछ अपन ने टैगलाइन बनाई और फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने पे हमको रिजल्ट कंसिस्टेंट टाइप मिल रहे थे, दैट इज वाई वी सेड इट एज अ प्रिंसिपल। तो कहां से आए, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट करने से आए। ठीक है, तो मूविंग ऑन द टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, समझ में तो आ गया क्या है, कहां से आए, क्यों है, फॉर द गाइडलाइन, मतलब कह सकते हैं कि ये हेल्पिंग हैंड है। मैनेजर की मदद कौन करेगा, प्रिंसिपल्स करेगा। मैनेजमेंट एकदम बुरी तरीके से फंस गया है कि यार अब मतलब कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो और अब वो क्या करेगा, व्हाट शैल ही डू, तो उसको एक प्रिंसिपल यूज करना चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। पता है आपको प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव? ठीक है, चलो सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर आज ही डिस्कशन कर लेंगे। एंड इस चैप्टर को मैं वैसे ही डिस्कस करना चाहता हूं तुम्हारे साथ में एक ओवरव्यू टाइप में। मुझे वो वाला सिस्टम नहीं करना कि भाई मैंने तुमको पूरा पकाऊ टाइप पढ़ा दिया और तुमने सब मतलब पढ़ा भी नहीं, ऑब्वियस बात तुम नहीं पढ़ोगे। तो मेरे को ये स्ट्रैटेजी करनी है इस बार कि मैं तुमको पूरा ओवरव्यू समझाऊं, फिर उसके बाद में अपन कल डिस्कशन करें पूरा ओवरव्यू, मतलब आज पूरे चैप्टर के बारे में ओवरव्यू, और कल अपन डिस्कशन करेंगे कि भाई आपने क्या क्या पढ़ा और क्या समझ में आया, कहां पे डाउट आया, कहां पे डाउट नहीं है। ठीक है, स्टिल इफ यू विल इंसिस्ट कि सर ये पूरा टॉपिक ही नहीं आया, तो वो पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। लेकिन एक बार ये वाला मेथड ट्राई करते हैं, समथिंग न्यू, समथिंग वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, कि भाई पूरा चैप्टर जो है वो ओवरव्यू टाइप डिस्कशन करेंगे। यानी कि आज है सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर, कि भाई क्या क्या है इस मूवी में, ये आपको आज पता चलेगा, अभी पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले अपन ने प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लिए, तो वही प्रिंसिपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए आपको। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि क्या क्या उसके फीचर्स है। ठीक है, और वो प्रिंसिपल्स किस जो भी मतलब उसके उसको समझने के लिए आपको कैरेक्टर्स बताए हुए हैं। ये सारी चीजें मैंने तुमको समझा दी, लेकिन स्टिल एक बार रीड करना, कहीं कोई लगेगा तो अगेन वी विल डिस्कस। ठीक है, प्रिंसिपल्स के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, फिर उसके बाद में क्यों जरूरत है, मैंने आपको सबसे मेन जरूरत बता दी। क्यों जरूरत है, क्योंकि एक मैनेजर को हेल्प मिलता है, एक्ट एज अ गाइडलाइंस, एंड सबसे बड़ा जरूरत यहां पे तो लिखा हुआ है टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अच्छा, जस्ट गिव मी अ थम्स अप और अ क्लैप, आपको एफिशिएंसी का मतलब पता है क्या? अगर आपको एक ही बार में एफिशिएंसी का मतलब क्लिक हो जा रहा है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, नहीं मतलब पता हो रहा है गिव मी अ क्लैप। कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है, आज की बात नहीं, हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है, जस्ट गिव मी अ क्लैप, क्या हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ओके, दो ही थम्स अप आए अभी तक, आई थिंक बाकी के क्लैप नहीं आया, मतलब ओके धैर्य का क्लैप आ गया, कोई बात नहीं, दैट्स वेरी गुड। ओके, बीइंग ऑन ऑनेस्ट साइड मतलब आप लोग काफी लोगों को नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। तो लेट मी गिव यू अ वेरी कॉमन एंड वेरी बेसिक एग्जांपल, शायद कॉमन तो नहीं है तुम्हारे लिए लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। मैं अगर ऐसा कहूं कि मुझे ना कुछ गुड्स की डिलीवरी करनी है, ठीक है, गुड्स की अपन को डिलीवरी करनी है, ऐसी जस्ट जस्ट इन स्टेक, अगर आप मान लो कि आप कोई भी तरह के गुड्स, सपोज करो चलो पिज्जा डिलीवरी ले लेते हैं, ठीक है, कि भाई पिज्जा डिलीवरी अपन को करनी है, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस एंड इट इज आल्सो काइंड ऑफ वर्क। पिज्जा डिलीवरी, ऑब्वियस बात है एक बंदा कभी डिलीवरी नहीं करता है ना, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स में अलग अलग लोग जाते हैं, तो वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब डिलीवरी हो तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, डिलीवरी जो है ना वो टाइम पे होनी चाहिए, मानते हो ये बात को? ठीक है, दूसरी कंडीशन कि डिलीवरी का जो खर्चा है ना, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, वो भी कम होना चाहिए, एकदम कम। सही बात है, मानते हो ये दोनों बात को, मानते हो आप कि हाँ भाई अगर आप कोई भी चीज का, कोई भी गुड्स का अगर आप डिलीवरी कर रहे हो तो दोनों ही चीज होनी चाहिए। जस्ट गिव मी अ थम्स अप, यस नो, ओके, यस वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा सुन रहे हो, हाँ सुनोगे तो थोड़ा क्लियर कर पाऊंगा मैं ऐसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थम्स अप वम्स अप। चलो कोई बात नहीं, तो मैं एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करता हूं अब।
हाँ, तो अब अपन ने डिस्कशन कर लिया कि भाई अपन को दो चीज की जरूरत होगी, मतलब दो चीज को एकदम परफेक्टली करना है, कॉस्ट भी कम और टाइम भी कम। अगर ये दोनों चीज अच्छी कर ली ना, तो मुझे पता है सामने वाले पर्सन क्या बोलेंगे, बोलेंगे ही इज अ गुड मैनेजर, अच्छा काम करता है, खर्चा भी बचा लेता है, टाइम भी बचा लेता है। तो देखो, खर्चे बचाने के और टाइम जो भी है मैनेज करने के, मैंने 3 मेथड बताए। मेथड 1, मैंने फोकस किया, एकदम फोकस किया टाइम पे। मैंने बोला कि यार एकदम स्पीड में कौन सी बाइक जाती है, समवन इंसिस्टेड मी कि भैया स्पोर्ट्स बाइक ले लो, कोई R15 KTM मतलब डुकाटी ऐसे कुछ। दैट्स अ गुड आइडिया, तो लेट अस टेक अ स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक मैंने एक एज्यूम किया, और स्पोर्ट्स बाइक के अंदर टाइम जो है ना, जितना टाइम रिक्वायर्ड, अगर मान लो 3 मिनट में डिलीवर करना ना, तो वो बंदा 2 मिनट में डिलीवर करेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है ना, ऑब्वियस बात है, स्पोर्ट्स बाइक है तो वो 2 मिनट में डिलीवर करेगा। यानी कि टाइम तो बहुत बढ़िया। लेकिन आप सबको ही पता है, अगर मैं स्पोर्ट्स बाइक परचेज करूंगा, उसका माइलेज देखूंगा, तो वो कहां पे हार गई, कॉस्ट में हार गए। सही बात है, कॉस्ट नहीं हो पाया, लेकिन टाइम अच्छे से कवर हो गया, और इनफैक्ट टाइम के पहले हो गया। तो सच अ काइंड ऑफ कंडीशन या फिर सच अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, इफेक्टिव है यार, बहुत इफेक्टिव है, टाइम पे तो क्या टाइम पे लेके आया। ठीक है, कंसिडरिंग द मेथड 2, जिसके अंदर मैंने ऐसे लेके आया कि यार बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, एक काम करते हैं, बंदे को है ना अपन वॉकिंग भेज देते हैं, बाय वॉक। दिमाग लगाया मैंने ऐसे, अरे बंदे को वॉकिंग बाय वॉकिंग भेज देते हैं, खर्चा आएगा ही। वो एम्प्लॉय को तो वैसे भी सैलरी देनी है, ऐसे भी सैलरी देनी है, हम लोग इसको वॉकिंग के थ्रू भेज देता हूं। अब सोचो टाइम तो है वो तो कवर नहीं हो पाया, लेकिन जो कॉस्ट है ना वो बढ़िया कवर हो गया। मतलब कॉस्ट हुआ ही नहीं, एकदम नील खर्चा, कम से कम खर्चा। लेकिन ये यहाँ पे मात खा गए, कहां पे मात खा गए, टाइम में मात खा गए। सही बोल रहा हूं। सच अ काइंड ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज efficient. Such a kind of method is called as efficient, क्योंकि efficient method सिर्फ और सिर्फ खर्चे पे फोकस करता है। Is it clear to everyone? Such a kind of method is called as efficient. And अगर मैं एक ऐसा मेथड लेके आऊं जिसमें दोनों ही चीज के बारे में ये मिले मेरे को, थम्स अप, तो मैं कह सकता हूं मेथड 3, एनीवन गिव हिम अ साइकिल, बाइसाइकिल दे दो, या फिर यो बाइक टाइप दे दो जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, या फिर कोई ऐसी बाइक दे दो, मतलब साइकिल ही बहुत है अपने लिए, टाइम पे भी डिलीवर कर देगा, कॉस्ट भी बच जाएगी। सच अ काइंड ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज इफेक्टिव। समझ रहे हो ना, इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। तो कभी कल को कहीं दिमाग में आए एफिशिएंट, आप समझ जाना खर्चा बचा रहा है, कम से कम खर्चे में काम कर रहा है। नाउ इट डजंट से कि कम से कम खर्चे में काम कर रहा है तो टाइम पे ही काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट जो है ना, अगर आप प्रिंसिपल्स के बारे में बात करोगे तो वो हमेशा आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ठीक है, नाउ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आर मेथड्स या फिर आर काइंड ऑफ प्रोसेस। एंड अगर आपको पर्टिकुलरली सिर्फ इतना बोल दिया जाए ना, एफिशिएंसी, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, या फिर इसका मतलब होता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एफिशिएंसी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या फिर कुछ भी चीजों में कुछ भी प्रोड्यूस करना, और वो प्रोड्यूस में एफिशिएंसी। सपोज करो कि अब मैं कहूं कि यार पहले ना मैं सिर्फ 2 ही रोटी खाता था, अब तो इतना हट्टा कट्टा हो गया, इतना हेल्दी हो गया हूं, अब मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो उसको आप क्या बोलते हो, कैपेसिटी बोलते हो ना, अब मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है। वैसे यहां पे भी आप जब यूनिट्स की कैपेसिटी बढ़ा देते हो प्रोडक्शन की, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। यानी इन शॉर्ट दिस एफिशिएंसी इज टोटली रिलेटेड विद एफिशिएंट, दैट इज कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, एफिशिएंसी। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन होता तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन लिख सकते थे ना, अगर सिर्फ प्रोडक्शन ही होता तो अपन टू इंक्रीज प्रोडक्शन लिख सकते थे। लेकिन यहां पे एफिशिएंसी का मतलब है कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? एफिशिएंसी, एफिशिएंट, इफेक्टिव। ओके, वेरी गुड, क्या बात है। तो बढ़ते हैं वापस अपने पॉइंट पे।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो एफिशिएंसी, ऐसे छोटे मोटे टर्म्स है ना, तुम कहीं पे भी आंसर में लिख दिया करो, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऐसे छोटे मोटे टर्म्स आप लिख दिया करो कोई भी मतलब पॉइंट में। क्यों? क्योंकि सामने टीचर को कोई भी चेक करने वाले होंगे, उनको लगेगा कि नहीं यार, दिस पर्सन हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज इन कॉमर्स, ऐसा। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सारे उसके नीड लिखे हैं आपको कि क्यों जरूरत है। मैंने आपको थोड़ी बहुत मतलब ऐसे बता दिया है कि भाई मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है प्रिंसिपल्स, एक तरह के गाइडलाइंस है, एक हेल्पिंग हैंड्स है, या फिर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अब उसको जितना इंटरलेट करना अपन इंटरलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि मैं इन पॉइंट का डिस्कशन नहीं करना चाहता, डेफिनेटली करना चाहता हूं, बट इट इज नॉट दैट, एक मिनट, इट इज नॉट दैट वर्दी। तो अभी के लिए क्या करते हैं ना अपन, अभी के लिए अपन इसको तुम्हें रीडिंग के लिए दे रहा हूं। इट इज अ वेरी गुड टेक्निक, मेरे हिसाब से तो तुमको मजा आएगा। नहीं आए तो प्लीज से इट टू मी कि भैया नहीं यार हमको मतलब पढ़ा नहीं जाए, हमसे पढ़ा नहीं गया, जो भी एक्स्ट्रा दैट, सो दैट मैं तुमको वापस से पूरा स्टार्टिंग में जैसे अपन 9-10 के बच्चों के साथ करते हैं वैसे करेंगे। ओके चलो, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब टेलर कौन हो गया? FW टेलर हो गया। ओके, देखो मेरे को तो मतलब मैंने तो ऐसे ये बहुत अलग अलग बुक्स में पढ़े हुए हैं, और जहां तक मैंने देखा हुआ तो मैंने हेनरी फेयोल की मैनेजमेंट की पूरी बुक भी देखी हुई है। तो हो सकता है कि छोटे मोटे टर्म जो है वो कहीं ना कहीं लिंक हो, कहीं लिंक नहीं हो, बट एक बार देख लेते हैं। टेलर जो मेन है ना, उन्होंने क्या दिमाग लगाया। अगेन दोनों के दोनों इंजीनियर है, जो आपके बुक में जो बात हुई हुई है ना वो इस तरह से हुई है। एक हेनरी फेयोल है, ठीक है, हेनरी फ्योल है, इन्होंने ना सारे जनरल प्रिंसिपल्स बताए थे। क्या बता रहा हूं? हेनरी फ्योल जी ने सारे जनरल प्रिंसिपल बताए थे, कोई ऐसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है। तो कभी भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो हम इनकी बात करते हैं कि भाई ये जनरल प्रिंसिपल्स वाले थे, यानी इनके पास ना बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना जनरल गाइडलाइंस थी कि भाई देखो तुम डिसिप्लिन रखोगे ना तो टाइम पे काम कंप्लीट होगा, देखो तुम लोगों से इनिशिएट करवाओगे ना तो और अच्छे से टाइम पे काम होगा, या फिर तुम उनको अच्छी सैलरी दोगे ना, इंसेंटिव दोगे तो टाइम पे काम होगा। तो ये सारे जनरल है, दस ऑल आर जनरल। लेकिन टेलर ने ना, इन्होंने कुछ पर्टिकुलर मेथड्स बताए, बोला कि यार ये मेथड फॉलो अप होने चाहिए। हालांकि इनके भी बेसिक प्रिंसिपल्स ही बताए हुए आपको। ओके, तो अपने बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ, यहां पे भी प्रिंसिपल्स ही है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स थे ना, ये प्रिंसिपल्स वेर समथिंग रिलेटेड टू ओनली फैक्ट्री, ठीक है। जो फैक्ट्री में ये काम कर रहे थे, समथिंग रिलेटेड टू ओनली फैक्ट्री, और प्रिंसिपल से ज्यादा इनके मेथड्स फेमस है। आगे तुम बुकों में पढ़ोगे ना तो इन्होंने ना कुछ मेथड्स बताए हुए हैं, जैसे कि कुछ 8 अलग डिवीजन, डिपार्टमेंटलाइजेशन जो अपन पढ़ते हैं ना, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, और मतलब ये वाला चीज तुमने अगर कभी सुना हो तो तुम सीई जस्ट सीईओ नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे अलग अलग प्रिंसिपल्स मतलब मैनेजर्स आते हैं, है ना। तो ये जो थे ना, ये जो स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर का एकदम बेसिक इन्वेंशन जो है ना, वो इनके यहां से आया था। किनके यहां से आया था? टेलर के यहां से आया था। तो टेलर इज रिगार्डेड एज फादर, या फिर क्या कह सकते हैं, टेलर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने गाइडलाइंस नहीं बताई है कहीं पे, इन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स नहीं बताया। आगे तुम पढ़ोगे, हेनरी फ्योल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा कुछ तुमको लाइन मिलेगा। इफ वेट अ सेकंड, इफ आई कैन सी इट टू, हेनरी फ्योल एज एन इंजीनियर, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, देखो इसमें एकदम क्लियर लिखा हुआ है। उन्होंने ये बुक निकाली थी, और हेनरी फ्योल सजेस्टेड द 14 प्रिंसिपल्स, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम ऐसे डिस्कस करते हैं, चलो कोई बात नहीं। इग्नोरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड फंडास, बात समझते हैं कि दोनों कहते क्या थे, या फिर दोनों का मतलब कहने का नजरिया क्या था। दोनों के दोनों है ना इंजीनियर थे, ठीक है, एंड बोथ वर वेरी मतलब हाईली एजुकेटेड, और मतलब क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि ना ये फैक्ट्री में काम करते थे। सपोज करो आज मैं भी है ना फैक्ट्री वर्कमैन जैसे काम करूं, फैक्ट्री वर्कमैन मतलब एकदम नीचे लोअर लेवल पे है, फैक्ट्री वर्कमैन जैसा काम करूं, फिर मेरे को कुछ दिनों के बाद में मतलब साल 2 साल के बाद में मुझे ना वर्कमैन से थोड़ा सा पोस्ट ऊपर मिल जाए, जैसे कि सुपरवाइजर का पोस्ट मिल जाए, फिर सुपरवाइजर से थोड़ा सा और ऊपर का पोस्ट मिल जाए, मैनेजर का पोस्ट मिल जाए। तो वैसे ही ये दोनों भी ना इसी तरीके से ऊपर गए, तो नीचे से ऑब्जर्व करते 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 ऊपर गए। तो उन्होंने बोला कि यार एम्प्लॉय के साथ में ये चीज गलत है, इसके ऊपर ध्यान दो।
या फिर बॉस के साथ में ये चीज गलत है, इसके ऊपर ध्यान दो। प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान तो देना ही, दोनों का मतलब आउटकम यही था, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है ना। तो दोनों का यही था कि भाई हमको करना तो एफिशिएंसी है और अच्छे से कराना विद कम कॉस्ट। तो दोनों ने क्या किए ना, प्रिंसिपल्स बनाए। प्रिंसिपल्स मतलब सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स। अब देखो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल्स बहुत फ्लेक्सिबल है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको वो प्रिंसिपल यूज करने ही पड़ेंगे। नहीं यूज करना है, नहीं यूज करना है। आपको पॉपकॉर्न खाना है, नहीं खाना कोई बात नहीं, मत खाओ। सेम टू सेम वैसे इनके प्रिंसिपल्स है। आपको यूज करना है करो, नहीं यूज करना है कोई बात नहीं। अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा करना है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन टू कंडीशन, ऐसे। तो बढ़ते हैं अपन फेयोल के ऊपर, सॉरी टेलर के ऊपर। FW टेलर, ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, बहुत बड़े गुरु है यार। मतलब इनसे बड़े मतलब अपन ज्यादा अगर हेनरी फेयोल को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई, इन्होंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए और कुछ चीजों के इन्होंने बहुत अच्छे इन्वेंशन दिए थे, ठीक है। तो टेलर के अपने बुक में प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। प्रिंसिपल्स मतलब टेलर जी ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। चला मतलब डिस्कस द प्रिंसिपल्स, या फिर तुमको अभी भी कंफ्यूजन है टेलर कौन, फेयोल कौन, या फिर FW टेलर कौन, फ्रेडरिक विंस्लो कौन, FW टेलर या फिर हेनरी फेयोल? ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बोथ वर एन इंजीनियर। एक ने जनरल मैनेजमेंट बताया नॉर्मली, और एक ने थोड़ा मैनेजमेंट के ऊपर ही फोकस कर लिया, ऐसा पूरा मतलब एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्शन वाला टाइप के ऊपर, ऐसा। तो जो प्रोडक्शन वाला टाइप के ऊपर जिन्होंने फोकस किया था, जिन्होंने फैक्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, दैट पर्सन इज टेलर, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेलर से नाम याद रखना, फैक्ट्री फैक्ट्री के लिए इन्होंने बहुत कहा, और दोनों वर्कड एज इंजीनियर इन द फर्म लेटर, पहले वर्कमैन जैसे काम किए थे, ऐसे। तो टेलर का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई, एक मिनट, हाँ, नॉट अ रूल ऑफ थंब। वो कह रहे कोई भी प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं, कि प्रिंसिपल भी नहीं, कोई भी काम भी अगर आप देते हो, टास्क टू परफॉर्म शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड। यस ऑब्वियसली, कि कोई भी आप काम देते हो तो ऐसे नहीं कि भाई ये ले, ये तो कर ले। चलो एक इनका एक एग्जांपल देता हूं मैं। इन्होंने ऐसा बताया था कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को काम देते हो, ठीक है, सपोज करो कि आपके घर में कोई मतलब आपके पापा के कोई एम्प्लॉय होंगे, तो उनको वो कोई काम देते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ उनके दिमाग में कि एक बंदा या फिर एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल वुमेन, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन कैन वर्क फॉर अ लिमिटेड टाइम। ऐसे नहीं कि भाई काम दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, फिर बाद में उसको बोलते तो काम का ही नहीं, तो काम नहीं करता। दिस इज नॉट डन, दिस इज वेरी अनफेयर। तो आप किसी को भी काम दो ना, साइंटिफिकली दो। अब सपोज करो कि मुझे काम दिया गया है कि भाई ऊपर से नीचे ईंटें लेके जानी है, तो एक ह्यूमन है, ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, वो ऐसे नहीं कि लगातार 10 घंटे काम करता रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, समझ रहे हो? तो कोई भी काम दो ना, तो वो काम का कुछ साइंटिफिक रीजन होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट नॉट बी अ रूल ऑफ थंब कि भाई ये तो करता आयो ही है, नहीं तेरे को भी करके दिखाना ही है। अरे पहले का जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग है। पहले का खान पीन अलग था। अपन को काफी मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हम तो है ना 20-20 मन ऐसे उठा लेते थे, एक मन तो हम ऐसे उठा लेते थे हमारे कंधे पे, तुमसे तो एक मन भी नहीं उठा जाता। दिस इज रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब जो मैं अभी तक जो करता हूं, अंगूठे छाप जैसी बात हो गई कि जो मैं करता है वो तो होना ही चाहिए, मैंने जो बोल दिया वही फाइनल है। अरे सोच समझ के बोलो। सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कल 5 चैप्टर की टेस्ट, समझ में आ रहा है? कल 5 चैप्टर की टेस्ट, तुम लोग क्या बोलोगे? अरे यार, अरे अरे टेस्ट ये क्या, ये क्या, ये कोई बात हुई क्या? तो दिस इज नॉट साइंटिफिकली प्लान, दिस इज अ रूल ऑफ थंब। ये रूल ऑफ थंब है ना, ये नहीं चलेगा। अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो यू नीड टू साइंटिफिकली प्लान ईच एंड एवरी मैटर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा बहुत और पढ़ना और आएगा अच्छे से। ओके, वेरी गुड प्रिया। मूविंग ऑन द सेकंड पॉइंट, क्या बात है आर्यन? मूविंग ऑन द सेकंड पॉइंट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब एक साथ में। इसके ना कुछ 2-3 रिलेटेबल पॉइंट भी थे जो, अच्छा अपने में पूरा अलग ही, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। थोड़ा अपने में थोड़ा कंफ्यूजिंगली नहीं दिया हुआ, कुछ CBSE के अंदर थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया ना, सब एम्प्लॉयज को या फिर सारे काम को आप एक ही डायरेक्शन में लेके जाओ।
अगर किसी का मोटिव है बहुत सारा पैसा, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट मोटिव है, और किसी का मोटिव है सर्विस क्वालिटी, तो वो कंपनी में कंफ्लिक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि एक ये साइड में जा रहा है, दूसरी ये साइड में जा रहा है, कंपनी खत्म हो जाएगी। कंपनी में कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ होगी होगी, और सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो सबको एक ही दिशा में लेके चलना है। यू हैव टू टेक एवरीवन इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज हार्मनी। हार्मनी मतलब एकता, सबके सब एक साथ में, इन द सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम गोल, दैट इज कॉल्ड हार्मनी। देखो एकदम बेसिक एग्जांपल बताता हूँ हार्मनी का। मैंने मतलब ऐसे दिमाग में मेरे आया कि भाई क्या करना है, अपन को टेस्ट लेनी चाहिए। 4 बच्चे बोल रहे हैं लेनी चाहिए, 2 बच्चे बोल रहे हैं नहीं लेनी चाहिए। दिस इज डिस्कॉर्ड, इसको हम बोलते हैं डिस्कॉर्ड। अलग अलग जा रहे हैं। एम्प्लॉयज को पूछा कि भाई हमें संडे को छुट्टी रखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयज को नहीं, मैनेजमेंट ने सोचा हमें संडे को छुट्टी रखनी चाहिए। एम्प्लॉयज आर थिंकिंग यस संडे को छुट्टी रखनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज हार्मनी। सब एक ही तरीके का सोच रहे हैं, ठीक है। मैनेजर सोच रहा है अगर संडे को छुट्टी दूंगा रेस्ट करके आएंगे, मंडे से अच्छा काम करेंगे। एम्प्लॉय भी यही सोच रहा है। दिस इज कॉल्ड एज हार्मनी। समझ में आया सबको? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कहीं पे कोई पॉइंट तुमको नहीं आया तो कल एक बार वापस से पूछ सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, division of surplus. Taylor suggested that the best way to resolve the conflict is to increase the size of surplus. सिंपल पॉइंट, उन्होंने सोचा कि भाई तुम है ना प्रोडक्शन के ऊपर फोकस मत करो, तुम है ना उसको मैक्सिमम करो, ठीक है। मतलब हर चीज में आप मैक्सिमम लाओ, प्रॉफिट भी आप मैक्सिमम लेके आओ। तो जिस दिन आपके पास में प्रॉफिट बहुत सारा होगा ना, जब आपके पास में बहुत सारा प्रॉफिट होगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में तकलीफ नहीं आएगी, आपको भी हिस्सा मिलेगा और दूसरों को भी हिस्सा मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम फोकस करो, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट लाने की फोकस करो, आउटपुट के ऊपर फोकस मत करो। सपोज करो कि मैं 500 यूनिट बना के मैं गुजारा निकाल सकता हूं, मैं बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकता हूं, ठीक है। 500 रुपए निकाल के मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूं, लेकिन उसके अंदर बंटवारा थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो फेयोल ये कहते हैं, टेलर ये कहते हैं कि भाई आप है ना ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचो। 500 नहीं, आप लिमिट सोचो ही मत, आप अपनी कभी भी लिमिट मत सोचो। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। नेवर रेस्ट्रिक्ट योर आउटपुट, आप अपने रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट मत रखो, हो सके उतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाते रहो। इन दिस वे यू विल इंक्रीज योर प्रॉफिट, और जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो बंटवारा होगा ना, तो आपको भी मिलेगा और इनको भी मिलेगा। दैट्स मैक्सिमम नॉट। डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सही बोला। मैनेजमेंट करना है ना तो अपना काम डिविजन करना ही पड़ेगा। डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों ऐसा? क्योंकि आप अकेले काम करोगे ना, सपोज करो एक मैं बैंक की मैनेजर की बात करता हूं, बैंक को मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 10 नहीं चलो 1000 कस्टमर हर साल उनको नए लाने, कि बैंक के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पैसे भी लाने, मतलब क्या कहते हैं, कस्टमर्स लेके आने। एक मिनट मैं ये, हाँ, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत सारे ये कस्टमर हो गए सेविंग्स वाले, ठीक है, सेविंग्स टाइप के। वैसे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बैंक का जो स्टेटस है वो बना रहे, यानी कि कभी भी किसी का चेक जो है या फिर चेक क्लियरेंस बोलते हैं, जो भी ऐसे अदर जो फैसिलिटीज होती है बैंक की, उसमें कभी बैंक जो है वो पीछे ना रहे, ये भी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो ये 2 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैनेजर ये सारे काम करने लग गया कि भाई वो है ना 10,000 कस्टमर्स को ढूंढने लग गया कि भाई अब बैंक का मैनेजर, सोचो बैंक का मैनेजर, वो है ना कस्टमर, अरे आपको अकाउंट लेना है क्या, अरे आपको अकाउंट लेना, आपको अकाउंट लेना, ये क्या हो रहा है? मैनेजर ही सारा काम कर रहा है, मैनेजर ही काम कर रहा है और मैनेजर के पास ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा वहीं पे मतलब मान लो कि चेक फैसिलिटी काम नहीं कर रही है तो मैनेजर ही जाके काम करेगा, कितना काम करेगा? एक टाइम के लिए उसके ऊपर हेडेक आ जाएगा या फिर उसका इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। इन सच सिनेरियो टेलर सजेस्टेड कि आप अपने काम का बंटवारा कीजिए, आप अपने काम का बंटवारा कीजिए, सौंप दो, किसी और को सौंप दो। अब से ये तेरी जिम्मेदारी, तेरा काम, मुझे इसके अंदर नहीं पड़ना है। अगर तू नहीं करेगा तेरी सैलरी कट, एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ भी बोलो। दिस इज कॉल्ड एज डिविजन ऑफ वर्क। समझ में आ रहा है? जैसे कि
ओके, आई होप समझ में आ गया होगा डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो मैनेजर कितना सारा काम करेगा, हर काम में डीले होगा, हर काम में डीले होगा, कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा, डीले होगा, इफेक्टिव नहीं हुआ, टाइम पे नहीं होगा, फिर बाद में अचानक से बहुत सारे खर्चे करेंगे, इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस के। तो दिस प्रिंसिपल इज आल्सो वेरी गुड प्रिंसिपल। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्क। मतलब ये पॉइंट कहता है स्टैंडर्डाइजेशन। इस पॉइंट के आजू बाजू आप लिख दो कहीं पे स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पे लिख दो आजू बाजू पे स्टैंडर्डाइजेशन। इस पॉइंट का मतलब ये है हर चीज का एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड होना चाहिए। अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ ये टूल इक्विपमेंट वाला, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्टैंडर्डाइजेशन 6 पॉइंट ये बता देता हूं मैं। हर चीज का कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी देखोगे ना, जैसे कि मान लो मैंने एक कंपनी का नाम ले लिया, ऑडी कंपनी का नाम ले लिया। ऑडी कंपनी के जितने भी टायर्स है ना, जितने भी टायर्स, दिस विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन सम सीक्वेंस या फिर इन सम स्टैंडर्ड। चलो ऑडी कंपनी छोड़ो, कोई एक छोटी सी कोई एक स्टेशनरी नहीं, मतलब कोई भी काम करने वाला जहां पे मतलब क्या कहते हैं, टूल्स का बहुत यूज होता है, मशीनरीज, कोई भी ऐसे मशीन, सपोज करो एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री। अब एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री की बात करूं तो वहां पे ना हमेशा एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि अगर वो कलर का बॉक्स यूज कर, कलर नहीं क्या बोलते उसको, थ्रेड होती है, तो वो धागा जो होता है ना, थ्रेड का जो बॉक्स होता है ना, वो हमेशा एक ही ब्रांड का यूज करता है। वो है ना, 2 ब्रांड के कलर के बॉक्स को मिक्स नहीं करते हैं। क्यों? टू मेंटेन स्टैंडर्डाइजेशन, सो दैट अच्छा प्रोडक्ट आए और हम उस टूल से यूज टू हो जाए। सपोज करो कि देयर इज अ स्टैंडर्डाइजेशन के हम सब कैसे बताऊंगा और तुमको, और कोई एग्जांपल स्टैंडर्डाइजेशन का टूल्स का हो गया। सपोज करो कि आप है ना बचपन से लेके अभी तक आईफोन ही यूज करते आए हो, जस्ट इन केस, नॉट अ आईफोन लवर, जस्ट इन केस अगर आप मान लो बचपन से लेके अभी तक आप एंड्रॉइड यूज करते आए हो, ठीक है, सब घर पे एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, तो आपको कल को कभी को कुछ भी फोन में हो जाएगा ना, यू विल नो सम ट्रिक्स एंड हैक्स एंड टिप्स, you will know about this thing. This is called as the benefit of standardization. समझ में आ रहा है? अगर आप मान लो ऐसे होता कि थोड़े दिन के लिए आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, फिर आप iOS यूज कर रहे हो, फिर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से बढ़ते जा रहे हो, you will be master in none. You cannot use any of the tool as a specified tool. मतलब एकदम perfectly efficient tool. अपन कहते हैं ना कि भाई कोई आपके घर पे कोई एम्प्लॉय भी आता है ना, कोई कारीगर, कारपेंटर टाइप, उसकी एक स्टैंडर्ड टूल होती है। आप देखना, मतलब जो कलर करने वाला होता है ना, वही बोलता है कि भाई मेरे को यही वाला कलर चाहिए, क्योंकि ही इज यूज्ड टू विद दैट टूल। उसको पता है कि वो उसी कलर से, मतलब उसी इक्विपमेंट से वो कलर कर पाएगा, और वो लिख के देता है कि भाई ये कंपनी का ये होना चाहिए, तभी मैं आपको अच्छे से कलर करके दे पाऊंगा। नहीं होता तो फिर अपन एडजस्ट करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? देखो पॉइंट्स के एग्जांपल्स बहुत है और उसकी जो सर्टेन जो मीनिंग है ना, वो बहुत कम है। तो यहाँ पे देख लो एक बार, द टूल्स, इक्विपमेंट, वर्क मेथड्स एंड वर्किंग कंडीशन मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, सो एज टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया हुआ, मैं तुमको बता रहा हूँ वही क्वालिटी। अगर आप मान लो कि आप किसी मतलब कारपेंटर को आप बोलोगे नहीं यार मेरे पास में ये वाली हथौड़ी नहीं, उसकी खुद की हथौड़ी नहीं है जो वो बचपन से यूज करता आ रहा है, अगर आप उसको नई हथौड़ी दोगे ना, वो नहीं यूज करेगा, बोलेगा भाई मुझे इसके अंदर ही अच्छे से काम होता है। दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो सर्टेन सम कंडीशन, सम मशीन्स आर वेरी फिक्स्ड इन नेचर। वैसे आई होप तुमको समझ में आ रहा है। ओके, एक बार वापस से कनेक्ट करो, टाइम एंड हो रहा है, तो प्लीज कनेक्ट अगेन। अभी अभी 5 मिनट 10 मिनट वाला खेल नहीं है, अभी के अभी कनेक्ट करो। ओके, 7 बजे 15 मिनट, ठीक है। मूविंग ऑन द फिफ्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है ना भैया, वो वर्कर्स पे आपने वर्क बोल दिया था। हाँ, डिविजन ऑफ वर्क, इसीलिए हाँ साइंटिफिक वर्कर्स वाला, वर्कर्स है। बराबर बराबर बराबर, वो वर्क आ गया था तभी। मतलब जो आपके वर्कर्स है ना, वेरी गुड, तो जो वर्कर्स है इनका एक स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करो, मतलब एक साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। मान लो कि अगर मैं किसी को नौकरी पर रखता हूँ, एकदम बेसिक एग्जांपल है, मैं किसी को नौकरी पर रखता हूँ तो मैं उनके बारे में पहले सोचता हूँ कि भाई मुझे किस तरह से उनको रखना है। क्योंकि अगर मान लो मैं बिना सोचे समझे मैं किसी को भी रख लूँ ना, तो कल को जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन आया, सपोज करो कि भाई अब नैन्सी आई, नैन्सी ने बोला जॉब चाहिए, मैंने बोला ये लो जॉब। फिर बाद में मयूरी आई, मयूरी ने बोला जॉब चाहिए, मैंने बोला रुको,
फर्स्ट आई नीड टू इन्विजिलेट आपको कितना आता है कितना नहीं आता। मैंने बोला ये काम करके दिखाओ, ये काम करके दिखाओ, तो मयूरी विल फील यार, जैसे मतलब मयूरी को जॉब मिल जाएगा तो मयूरी एंड नैन्सी विल हैव वर्ड्स, फिर दे विल फील यार मेरे साथ, मेरे को तो इतना काम करा के मतलब मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तेरे पे ट्रस्ट है, और वहां पे फिर वो कंपनी की तरफ क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। तो कभी भी वर्कर का सिलेक्शन का प्रोसेस रखो ना, वो सेम, कभी भी वर्कर का सिलेक्शन का प्रोसेस रखो ना, वो एकदम कंसिस्टेंट रखो। एक मेथड रखो कि भाई अगर आपको किसी भी वर्कर को सिलेक्ट करना है, पहले हम उसका रेज्यूमे लेंगे। ज्यादा अगर कंपनी ऐसा करती है, पहले रेज्यूमे लेते हैं, फिर रेज्यूमे लेने के बाद में उनको वापस से बुलाते हैं 2 दिन के लिए, काम करवाते हैं, फिर उसके बाद में उनको यस नो का जवाब देते हैं। दिस इज सिलेक्शन, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। हमें वो कंपनी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे कि मैं आरएमजी स्कूल में गया, मेरे को बोला कि सर टीचर की रिक्वायरमेंट है, ये लो, और मेरे को फटाफट ऐसे काम दे दिया। तो व्हाट वाज दिस, मतलब जो बाकी टीचर्स थे ना, वो मेरे से हमेशा ऐसे थे कि नहीं यार इसको इतना प्रिविलेज कैसे मिला, एक मिनट में इसको कैसे मिल गया, हमारे तो इतने सारे डेमो लिए थे, ये लिए थे, वो लिए थे। तो दिस इज सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसे। तो कभी भी सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इवन इन केस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग की भी अगर बात करें ना, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कुछ नहीं आ रहा है तो खुद सीख जाएगा, नहीं आ रहा तो उसको सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो चीज है। एंड इवन इन केस डेवलपमेंट के, अब मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ना मतलब बहुत लो पढ़ते हैं वो, मतलब जैसे ज्यादा अगर वो 50% तक ही लेके आ चुके हैं। अब अगर वो 50% वाला बच्चा और मैं उसको बोलूं यार तुझे फर्स्ट आना है, कितना उसके लिए ऐसा जगह है, मेरे को फर्स्ट लाने के लिए बोल दिया, अरे तू फर्स्ट आने के लायक ही नहीं, फिर मैं उसको डेवलप भी नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं उसका तारीफ ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मतलब दिस मोटिवेशन पार्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। तो आपको अपने वर्कर्स को है ना साइंटिफिकली बोलना चाहिए, यानी कि आपको सारे रीजंस जो है ना वो सोच समझ के उनका सिलेक्शन करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, एंड डेवलपमेंट करो। तो ऐसा नहीं कि भाई आप एक डब्बे एम्प्लॉय को जो कुछ भी काम नहीं कर सकता, जिसके अंदर फिजिकल एबिलिटी नहीं है, एकदम पतला आदमी है, अब उसको मैं बोलूं कि चल भाई तेरे को फटाफट पूरे दिन मार्केटिंग करनी है, ही वोंट बी एबल टू डू दोस थिंग, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, फिजिकल कैपेसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। एम्प्लॉय कैन नॉट वर्क अंडर प्रेशराइज्ड कंडीशन, उनका डेवलपमेंट नहीं होता, से क्रिएशंस नहीं आते वैसे। तो दिस इज अगेन वेरी गुड सजेशन ऑफ द, क्या कहते हैं, साइंटिफिक सिलेक्शन बाय टेलर। द नेक्स्ट वेरी लास्ट पॉइंट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। ये बहुत सही पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, मतलब मेंटल मतलब होता है दिमाग, और दिमाग को वो चाहते हैं रिवॉल्यूशन करना, मतलब दिमाग में पूरा ही बदलाव लाना। क्या तरीके का बदलाव, क्या तरीके का बदलाव, कि मेंटल रिवॉल्यूशन, बदलाव इन द सेंस कि कभी कभार क्या होता है ना कि मान लो वर्कर्स ने बोला कि दिवाली है हमें पैसा दो। अभी जैसे अभी ये कोरोना सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन में वर्कर जो है वो डिमांड करेंगे भाई दिवाली आ रही है, पूरे साल कुछ नहीं कमाया, अभी तो हमको थोड़ी बोनी दो। बोनस सब मांगेंगे, कोई मना नहीं करेगा, सब मांगेंगे, ठीक है। और जो बॉस है या जो मैनेजर है, ठीक है, स्पेसिफिकली जो बॉस है, बॉस बोल देगा मेरे पास में पैसा नहीं है, इस साल मैंने भी कुछ नहीं कमाया, ठीक है। और ये बात किसको बोलेगा, मैनेजर को बोलेगा, और मैनेजर किसको बोलेगा, एम्प्लॉय को बोलेगा। तो पता है एम्प्लॉय के दिमाग में क्या आ जाता है, एम्प्लॉय के दिमाग में आता है ये मैनेजर तो मीठा है, ये मैनेजर तो है ना बहुत इसका प्यारा है, और ये मैनेजर को पैसा देगा हमें पैसा नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड एज कंफ्लिक्ट इन द माइंड, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल। अब ये मेंटल आदमी का रिवॉल्यूशन करना है, मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी मतलब देखो ये मैनेजिंग टीम है, ये मैनेजिंग टीम है। अब ये मैनेजिंग टीम और एम्प्लॉयज के बीच में हमेशा और हमेशा बोलते ना प्यारा गुड रिलेशन होना चाहिए। तो अब ये गुड रिलेशन कैसे आएगा ना, ये गुड रिलेशन आएगा बाय द मैनेजर्स। तो कभी भी ऐसे कोई स्टेटमेंट, जैसे कि मतलब मैं इस एग्जांपल का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैनेजमेंट कैसे करना है। इस स्टेटमेंट को सपोज करो बॉस कुछ भी कहता है ना, तो बॉस से लिखित में मतलब रिटर्न में लिखवा के, और फिर उसको दोनों को ये मेमो जो है, लेटर जो है वो भेज देना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को और मैनेजर को, यानी कि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेज, जो लोअर लेवल है
समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये जो लोअर लेवल और जो मिडिल लेवल, इन दोनों के बीच में कभी भी कंफ्लिक्ट ना है. दिस इज कॉल्ड एज मेंटल रिवॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, टेलर सजेस्टेड बेसिक चेंज इन द एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय. ठीक है, सिमिलरली एम्प्लॉय मस्ट ट्रीट एम्प्लॉयर एज फादर फिगर एंड वेल विशर. वही मतलब, चलो भाई इस साल पैसा नहीं दे रहा है तो हमारे भले के लिए ही है, वो आगे हमको और देंगे, ऐसा मतलब एक तरह का फादर टाइप समझना चाहिए उनको. ऐसा मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है, यानी दिमाग जो है ना वो दोनों के प्रति ऐसा होना चाहिए, भाई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए दिमाग में. समझ रहे हो ना? खार खार नहीं होनी चाहिए अंदर से. मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब खार हटाओ. तो इन्होंने ऐसा बोला कि खार को हटाओ. ऐसा समझ गए होंगे आई होप सब पॉइंट को. मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. अब वही मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेज क्या है, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को, सोसाइटी को, ये सब लिखे हुए हैं. फिर उसके बाद में है फेयोल के प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज बोली थी फेयोल ने, कि फेयोल ने, हालांकि इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे जाके तुमको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा, कि फेयोल ने ना हर काम को, मैंने बोला ना जनरली उन्होंने सोचा, हेनरी फेयोल ने जनरली सोचा, बट इन केस ऑफ टेलर उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया. आप जितने भी उनके पॉइंट देखोगे ना वो प्रोडक्शन के रिलेटेबल है, वो फैक्ट्री के रिलेटेबल है. बट इफ यू टॉक अबाउट हेनरी फेयोल, he is someone who is talking about the general category. तो जब वो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे ना तो वो बताएंगे कि भाई ये टाइप का भी बिजनेस होता है, ये टाइप का भी बिजनेस होता है, ये टाइप का बिजनेस होता है, ये टाइप का बिजनेस, जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेस है ना, फेयोल ने अपने तरीके से अपने भाषा में बताया हुआ है. लेट अस सी इट. क्या क्या प्रिंसिपल्स बताया हुआ है. ओके, इसको मैं साइड में कर देता हूँ. लेट अस सी क्या क्या प्रिंसिपल बताया हुआ है. बिजनेस एक्टिविटीज बताई हुई है. तो अगर मैं इनके बिजनेस एक्टिविटीज की बात करूं तो सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटीज इन्होंने जो बताई है दैट इज टेक्निकल, यानी कि जिसके अंदर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारा आता है. ठीक है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. टेक्निकल, कॉमर्शियल, लेन देन. फिर उसके बाद में फाइनेंशियल, जो ज्यादातर पैसों का जो होता है, कैपिटल कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, मतलब बैंक टाइप ऐसा. सिक्योरिटी, कि भाई शेयर्स वाली सिक्योरिटी होती है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, या फिर कोई लैंड बिल्डिंग की सिक्योरिटीज होती है, उन सबकी सिक्योरिटीज की डीलिंग करता है. प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पर्सन. ठीक है, सिक्योरिटी वाला वो सब. ठीक है, और अकाउंटिंग, वापस मैनेजरल फोरकास्टिंग. तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस. अब कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो इनके तरफ से, मैनेजरल क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग, फिर मैनेजर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, नॉट दैट मैंडेटरी. फिर फेयोल ने बिजनेस एक्टिविटीज बता दी. बिजनेस एक्टिविटीज बताने के बाद में इन्होंने ये नंबर 1 पॉइंट था इनका. नंबर 1 पॉइंट बताने के बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई जो पर्सन मैनेज कर रहा है ना, वो मैनेजर की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए. ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है. मैनेजर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए भाई? मैनेजर एक्टिव होना चाहिए, मैनेजर फिजिकली होना चाहिए. तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है. मैनेजर फिजिकली होना चाहिए, दिमाग अच्छा होना चाहिए, मॉरल अच्छे होने चाहिए. ठीक है, और एजुकेशनल होना चाहिए, उसके अंदर टेक्निकल होना चाहिए, एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए. तो ये सब मैनेजर की क्वालिटी बता दी. फिर उन्होंने मतलब मेन मुद्दा उठाया, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल. देखो, दिस पर्सन इज इन जनरल, ये जनरली बताता है. मैं आपको बार बार डिस्टिंग्विश कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई फेयोल ने किसके बारे में कहा था या फिर क्या चीजों के बारे में कहा था. इन्होंने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया था, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजों को देख के और एज इन जनरल बताया था. उन्होंने फैक्ट्री प्रोडक्शन के रिलेटेबल ही बताया था. कंसिडर्ड, इट इज कंसिडर्ड कि प्रोडक्शन के लिए आप किसको कंसिडर करोगे? टेलर को, एफडब्ल्यू टेलर को. और अगर आपको मैनेजमेंट के लिए किसी को कंसिडर करना है, जनरल मैनेजमेंट, तो आप किसको कंसिडर करोगे? फेयोल को, हेनरी फेयोल को. ठीक है, तो सबसे पहला देखो, सारे ऊपर ऊपर से बताता जा रहा हूं. डिवीजन ऑफ वर्क अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर वो एक अकेला आदमी काम करता जाएगा तो हेडेक है ना, और काम टाइम पे भी नहीं होगा, डिले होगा. इट इज बेटर टू डिवाइड द वर्क. जितना वर्क को डिवाइड करते हैं ना, उतना हम एक्सपांड होते हैं. कभी भी नोटिस करना. सेम तो प्रिंसिपल. हाँ, मतलब सेम पॉइंट ही है. ऐसा आवाज थोड़ी अटक रही है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज.
नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है नैन्सी। डिविजन ऑफ वर्क एंड दैट बोथ पॉइंट आर सेम। क्लियर नहीं आ रही है। इफ यू स्टिल इंसिस्ट तो यू कैन गिव अ चैट, चैट में टाइप कर दो मेरे को, मैसेज कर दो ऐसे। ओके चलो, आई होप आप भी यही बोल रहे हो कि सेम पॉइंट है, डिविजन ऑफ वर्क, नो नो नीड ऑफ डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, मूविंग ऑन द सेकंड पॉइंट, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बढ़िया बात बोली है, ये ना बैलेंस वाली बात है, ये बैलेंस वाली बात है। मान लो कि आपको क्लास टीचर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, भूल गया, आपको क्लास टीचर ने ऐसे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई क्लास है ना शांत होनी चाहिए, अगर आवाज आई ना तो तू मरेगा। मतलब एक तरह की ऐसे जिम्मेदारी टाइप दे दी, ठीक है, जिम्मेदारी दे रही। और अब आप देख रहे हो, ओए तो चुप रहे, ओए तो चुप रहे, ओए तो चुप रहे, ओए तो चुप रहे। फिर टीचर ने आके आपको पूछा क्लास शांत क्यों नहीं थी? मैम कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था। टीचर ने, एक मिनट, 2-3 कॉल आ गए। हेलो, यस आचल। ओके, आवाज आ रही सबको? आई होप आ रही है। ओके ओके, हम सब आ रहा है। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ गया। टीचर ने आपको अब पूछा कि भाई, अगेन आई एम रिपीटिंग माय एग्जांपल, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि क्लास को शांत करना है, ठीक है, और क्लास शांत रहनी चाहिए। अगर कुछ भी हुआ तो यू आर आउट ऑफ द गेम, या फिर यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल, होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस एक्टिविटी, तेरे को पनिशमेंट मिलेगी ऐसा। तो मैम आए और टीचर ने आके पूछा कि भाई क्या हुआ, है ना, और आपने बोला कि सर ये लोग सुन नहीं रहे थे मेरी, तो आप टीचर ने आपको डांट दिया कि ये कोई बात हुई कि आपकी कोई सुन नहीं रहे थे, ये वो, आपको मैंने मॉनिटर क्यों बनाया, एक्स वाई जेड एक्स, बहुत सारा आपको डांट दिया इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, एंड एवरी पर्सन वाज लाफिंग ऑन यू के हे और बन चमचा बन ऐसा ऐसा करके आप पे हंस रहा है। लेकिन अगर उसी टाइम पे जब टीचर ने एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि क्लास शांत होनी चाहिए, एकदम साइलेंट होना चाहिए, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो उतनी आपको अथॉरिटी देते हैं। जैसे कि अगर कोई ज्यादा आवाज करे या फिर आपसे कोई बहस करे, ठीक है, आपको कुछ भी बोले, तो आपको उसको क्लास के बाहर निकाल देना है। देन आई विल डील विद दैट पर्सन। इतनी भी अथॉरिटी मिल जाती है ना, बस फिर बंदा एकदम चौड़ में, हाँ अब करो आवाज, अब करो बात, निकालूं तेरे को बाहर निकालूं, चल ठीक है बात कर रहा है धीरे बात कर। सबने एक्सपीरियंस किया ये चीज, सबने एक्सपीरियंस किया है। दिस इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोल ये कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बैलेंस। अगर एक ज्यादा एक कम, काम नहीं होगा। आपने मार्केटिंग मैनेजर को ऐसा कह दिया कि भाई जाओ जाके सेल्स करो, जाओ जाके सेल्स करो, कुछ भी करके 10,000 यूनिट की सेल करो, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस, मतलब मुझे, समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से मुझे प्रॉफिट कमाना है, आप जाके सेल करो। वो गया, कहीं पे ऐसा ऑप्शन आ रहे हैं 1 महीने बाद में पेमेंट दे दे क्या, कहीं पे ऐसा ऑप्शन आ रहा है 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो अभी 500 यूनिट खरीदो। नाउ दिस मार्केटिंग मैनेजर इज कंफ्यूज, क्या चलो मार्केटिंग मैनेजर, नाउ दिस सेल्स पर्सन इज कंफ्यूज, क्या करो? फोन करेगा, अच्छा ऐसा करना है, वापस बोलेगा, उतने में सामने वाले का दिमाग हट जाएगा, क्या छोड़ यार इसके पास में इतनी अथॉरिटी नहीं है, ये नौकरी है। कार लेने भी जाता हूँ ना, कार लेने, तो आप बोलते ना कि भाई कोई सेल्स पर्सन होता है, उसको हम डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछते हैं, आप भी ट्राई करना कभी, कितना डिस्काउंट दोगे? तो वो आपको सबसे पहले ये बोलेगा, सर आप कहाँ तक टोटल पेमेंट करोगे,
अगर आप पूरा पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2 लाख का डिस्काउंट दे दूंगा ऑन द स्पॉट, दैट इज कॉल्ड एज हिज अथॉरिटी। 2 लाख का डिस्काउंट वो खुद कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज हिज अथॉरिटी, इसलिए वो सेल्स ज्यादा कर पाएगा, काम ज्यादा कर पाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ओके, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये, बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई तू बिका कैसे भी करके 10 कार तेरे को बेचनी है, अरे यार कुछ तो उसको कंसेशन ऐसा कुछ ऑफर टाइप उसको समझाओ तो वो अच्छे से कर पाएगा। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है इसके भी, देखना एक बार अपने बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या होगा ना, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा ये है, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अपन बोलते ना ये कोई 2 क्लास के टीचर भी आपके साथ सामने बात कर रहे होते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत सिंसियर है, मेरे को तो वहां जाके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो मतलब स्टाफ रूम में खाना खा लेता हूं, या फिर ऐसे। दिस इज व्हाट, दिस इज डिसिप्लिन, कि आपको सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है कौन कैसा काम कर रहा है, लेट अस ऑब्जर्व इट, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन, है ना? तो अगर आप सब डिसिप्लिन में रहोगे, सुपरविजन की जरूरत होगी नहीं होगी, काम क्या होगा, स्मूथ होगा। सेम इज द केस इन फैक्ट्री प्रेमाइसेस। अगर आप फैक्ट्री प्रेमाइसेस पर सब टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है, सब टाइम पे आ जाएंगे, मतलब मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा कि यार मेरे को वो वाला इक्विपमेंट चाहिए लाके देना, किसी का वेट नहीं करना है, चलते बनो चलते बनो, अरे यार ये वाली चीज नहीं मिली, उसको फोन किया फटाफट वो लाके दे दिया। अब अगर मान लो वो थर्ड पर्सन ही लेट आया तो काम स्मूथ होगा। कोई भी केस में देख लो, कोई भी केस में अगर आपको अच्छा मैनेजमेंट करना है, यू रिक्वायर डिसिप्लिन। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। स्टिल अगर आपको नहीं क्लियर हो, यू कैन आस्क मी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द 4th नंबर पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को ऑर्डर देते हो, ठीक है, तो ऑर्डर देने वाला एक ही होना चाहिए। ऑर्डर देने वाला, हाँ, ऑर्डर देने वाला एक ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको एज्यूम करो, जस्ट एजप्शन लो, एक आप एक पर्सन हो, ठीक है, आपके मम्मी बोल रही है कि बेटा पढ़ाई कर, आपके पापा बोल रहे हैं कि बेटा मजे कर, ठीक, जस्ट इन केस, क्योंकि आपकी मम्मी चाहती है आप पढ़ लिख के कुछ बनो, आपके पापा चाहते हैं कि यार आप है ना कुछ मतलब बहुत क्रिएटिव करो, आपका दिमाग इसी उम्र में खुल जाए, आप दुनियादारी देखो, आप दुनियादारी समझो, ऐसा, ठीक है। भाई बोल रहा है जो करना है कर, ठीक है, चलो भाई का तो जो करना है कर वाला एग्जाम्पल तो साइड में ले लेते हैं, लेकिन एक बोल रहा है यस, एक बोल रहा है नो, पता है बच्चा क्या करेगा? एनीवन? कुछ भी नहीं करेगा, बोलेगा मेरे को पढ़ना भी नहीं है, मेरे को पढ़ना भी है, मेरे को बीच में रह जाएगा, ठीक है, मतलब मेरे को पढ़ना भी नहीं है, मेरे को खेलना भी नहीं है, वो बीच में रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी आप किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर दो, किसी एम्प्लॉय का बॉस बनो, तो एक ही बॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको मान लो प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है सेल्समैन को, प्रोडक्शन मैनेजर सेल्समैन को बोल रहा है भाई इस साल यूनिट थोड़े कम प्रोड्यूस हुए, प्लीज थोड़ी सेल कम करना, समझ रहे हो? ओके, आपको पूरा एग्जांपल ही समझ में आ गया होगा शायद। प्रोडक्शन मैनेजर इज सेइंग टू सेल्स मैनेजर, नॉट टू मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर को कहता तो कुछ गड़बड़ नहीं भी होती, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है सेल्स मैनेजर को, जो मार्केटिंग के नीचे आता है, कहता है कि भाई इस साल है ना प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई है, थोड़े सामान कम बेचना, ज्यादा मतलब बोलते हैं ना ऊंची ऊंची वाणी मत बोलना, सामान नहीं है अपने पास में। मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है अरे तो फुल पावर लगा के बेच, तो फुल पावर लगा के बेच, तो जितने यूनिट बेचेगा ना उतना तेरा फायदा, तेरे को इस बार बहुत सेल करना, बहुत सेल करना। अब ये बंदा क्या करे, बीच में फंस गया। एक बोल रहा है कम सेल करो, एक बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा सेल करो, फंस गया ना ये तो। दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब ओवर हियर वी रिक्वायर अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यूनिटी ऑफ कमांड, ओके। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबका गोल एक ही साथ वाला होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, सबको एक ही दिशा में सोचना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला सोचा था ना, वैसे ही सबका डायरेक्शन, अगर मान लो सब प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सबको प्रॉफिट के ऊपर ही पीछे लगे हुए होना चाहिए। अगर सबका मोटिव है सर्विस क्वालिटी, तो सबको सर्विस के पीछे ही लगा हुआ होना चाहिए।
कंपनी में आधे लोग सोच रहे हैं हमको सर्विस देने क्वालिटी बनाते हैं, आधे लोग सोच रहे हैं हमको सर्विस नहीं देनी है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको खाली पैसों से मतलब है, तो वो कंफ्लिक्ट हो जाएगा। दिस इज द फिफ्थ नंबर पॉइंट, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी सबकी मत सोचो, मतलब अलग अलग की मत सोचो, सबका सोच के बराबर कर दो, मतलब कि जय बाबा कराकर सबको मिलेगा बराबर, ऐसा वाला फंडा रखो। सबके लिए सोचो, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से मत सोचो। ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल को बहुत सारे पैसे चाहिए तो उसको काम वैसा दो, उसका काम का डबल, मतलब उसको डबल काम दो, तो उसको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और कंपनी का गोल भी पूरा हो जाएगा, कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट कमाना था। ठीक है, तो इस तरीके से काम करो, किस तरीके से काम करो कि भाई जो भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट है ना, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, उसको आप सबऑर्डिनेट कर दो, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को आप सबऑर्डिनेट कर दो किसके इंटरेस्ट में, जनरल इंटरेस्ट। पढ़ोगे ना एक बार और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में है रेम्यूनरेशन, चलो कोई बात नहीं, रेम्यूनरेशन के ऊपर बढ़ता है, ये भी इजी पॉइंट है। रेम्यूनरेशन मतलब आप सोच समझ के उनकी सैलरी, पे, बोनस ये सब डिसाइड किया करो। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि भाई आपको उनके फेयर होना चाहिए ऐसा। रेम्यूनरेशन मतलब जो पैसा है ना, वो पैसा आप फेयर पैसा दो, ना ज्यादा ना कम, काम के हिसाब से पैसा दो, दैट इज कॉल्ड एज रेम्यूनरेशन। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इसलिए कहते हैं ना, सेंट्रलाइजेशन होगा तो जो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन, पावर ऑफ डिसीजन, पावर ऑफ डिसीजन इन टॉप लेवल या फिर एट टॉप लेवल, वो बांटते नहीं है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। पावर ऑफ डिसीजन या फिर कोई भी चीज का, कोई किसी एम्प्लॉय को रखना है नहीं रखना है, किसी मशीन को लाना है नहीं लाना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है नहीं करना है, सारे काइंड ऑफ डिसीजन मस्ट बी इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल, यानी कि मैनेजर, मस्ट बी इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल या फिर मैनेजर। तो दिस इज सेंट्रलाइजेशन। फिर और सजेस्ट करते हैं कि भाई सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होगा तो पावर आपके पास में होगी, देन यू कैन टेक गुड डिसीजन, एक्सपीरियंस डिसीजन और साइंटिफिक डिसीजन ले पाओगे ऐसा। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर चेन। ये थोड़ा मजेदार पॉइंट है, स्केलर चेन। ये स्केलर चेन क्या कहता है ना कि अगर आपको किसी दो एम्प्लॉय को बात करना है या फिर करवाना है तो आप ये ऑर्डर फॉलो करो, यानी कि इसके बीच में दो तीन और भी लाइन बना देता हूं सो दैट आपको समझना है। ये हो गया अपना जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, सेल्स मैनेजर, सॉरी प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, ये फाइनेंस मैनेजर ले लेता हूं। अब अगर आपको ये दोनों मैनेजर को, अगर ये दोनों मैनेजर को बात करनी है तो बात कैसे करेंगे ना, पहले ये जनरल मैनेजर को बोलेंगे, फ्लो समझो, फ्लो को समझो, पहले ये जनरल मैनेजर को बोलेंगे और जनरल मैनेजर है ना वो आके फाइनेंस मैनेजर को बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड ए स्केलर चेन। अच्छा, मान लो कि एक मिनट विशाल हो रहा, ठीक है। अब मान लो कि यही प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे भी और भी मतलब क्या कहते हैं उसके सुपरवाइजर्स हैं, इसके भी सुपरवाइजर है, इसके भी सुपरवाइजर है और इसके भी सुपरवाइजर है। ठीक है, अब अगर ये सुपरवाइजर को कुछ कहना है फाइनेंस मैनेजर को तो ये पहले प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा, प्रोडक्शन मैनेजर जनरल मैनेजर को बोलेंगे और जनरल मैनेजर फाइनेंस मैनेजर को बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्केलर चेन। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, फिर ये तो हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो वैसे ही ना ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को इन्होंने ABCD के अंदर बताया हुआ है कैसे, मतलब ये हो गया A पोजीशन, B पोजीशन, C पोजीशन, D पोजीशन, ऐसा। फिर वैसे ये साइड में मतलब मैनेजर मैनेजर तो ये E पोजीशन, C और E मैनेजर मैनेजर, B और F जो है वो हो गए अपने सुपरवाइजर सुपरवाइजर और A और G ये हो गए अपने वर्कर्स। अब अगर इस वर्कर को
इस सुपरवाइजर से कुछ कहना है, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, ये मैनेजर, ठीक है, ये सुपरवाइजर और ये लेवल है वर्कर का। तो अगर इसको, ये सुपरवाइजर को कुछ कहना है तो ये पहले इसको कहेगा, इसको कहेगा, इसको कहेगा, फिर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है। दिस वॉज स्केलर चेन, सजेस्ट किया था, अच्छी बात थी, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन है ना इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था डीले बहुत हो रहा था। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? डीले बहुत हो रहा था। तो इस डीले को रोकने के लिए, इस डीले, पहले तो इन्होंने, फेयोल ने क्या सजेस्ट किया आपको? फेयोल ने सजेस्ट किया कि भाई ये चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? स्केलर चेन होना चाहिए। ये स्केलर चेन का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्केलर चेन के अंदर ही फेयोल ने बोला ये तो होना ही चाहिए, फेयोल ने स्केलर चेन तो सजेस्ट कर ही दिया। स्केलर चेन के सजेस्ट करने के साथ साथ में उन्होंने गैंग प्लैंक सजेस्ट किया। गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक क्या, कि जो अपने लेवल का बंदा है ना, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। यानी कि अगर दिस फिंगर वांट टू कम्युनिकेट, तो दिस फिंगर कैन कम्युनिकेट विद दिस वन। अगर इसको कम्युनिकेट करना है तो ये इसके साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। ऊपर तक जाके नीचे तक लाने की जरूरत नहीं है। यानी कि भाई जो ए पर्सन को अगर सुपरवाइजर तक कुछ पहुंचाना है तो ये उसके सुपरवाइजर को बोलेगा सेम गैंग, सेम गैंग हो गया, तो ये सुपरवाइजर इसको बोल देगा दिस इज गैंग प्लान। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय गैंग प्लान? तो व्हेन employees or levels of management, when they communicate, when same level of management communicate with each other, that is called as a gangplank, ठीक है। gangplank was used to supply the information या फिर to make the communication more effective। effective का मतलब क्या? टाइम पे। इफेक्टिव का मतलब याद है ना कि भाई टाइम पे कंप्लीट हो जाना, तो वो चीज टू मेक इट मोर इफेक्टिव, this thing is used। I hope scalar chain is clear to everyone। भाई किसी को दिक्कत लगे ना बोल देना, ऐसा नहीं हो कि भाई कुछ भी नहीं बोलो और ऐसा। ओके, क्या बात है। Shall I move on the next point? That is, the next point is order। ओ ये तो जोरदार है। ऑर्डर यानी एक एक पॉइंट इतने कम, मतलब काम के है ना, आप शादी में मैनेजमेंट कर लो, आप मतलब घर का मैनेजमेंट कर लो, आप कोई भी तरीके का मैनेजमेंट कर लो, ये बहुत काम के पॉइंट है सर। आप दुकान में, फैक्ट्री में मैनेजमेंट कर लो, सब जगह काम आता है। अच्छा, ये जो 10th नंबर वाला पॉइंट है, इसमें ऐसा कह रहे हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या? हर चीज, हर इक्विपमेंट की एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। हर इक्विपमेंट की एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। आपको है ना पानी की बोतल चाहिए, कहां सर्च करोगे? नॉर्मल अपने बेडरूम में सर्च करोगे, बाथरूम में सर्च करोगे, कहां सर्च करोगे? पानी की बोतल, पीने की पानी की बोतल चाहिए, कहां सर्च करोगे? किचन में, फ्रिज के अंदर। दिस इज ऑर्डर। अच्छा, किसी के भी घर में देख लो, किसी के भी घर में देख लो, शक्कर का डब्बा चाहिए, गैस के स्टूल के जस्ट ऊपर या फिर आजू बाजू, किसी के भी घर में देख लो, दिस इज अन ऑर्डर। घर का मैनेजमेंट है, ठीक है, दिस इज एन ऑर्डर। समझ रहे हो? वैसे ही आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, इन केस ऑफ कंपनी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी, अगर आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए तो उस इक्विपमेंट का एक ऑर्डर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं टूल बॉक्स की बात करूं, तो जो पता है जनरली मशीन्स के जितने भी टूल बॉक्स होते हैं ना, वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि गाड़ी के राइट हैंड साइड पे टूल बॉक्स होना चाहिए। कुछ स्टार्टिंग में किया था कुछ लोगों ने, वही चीज आज तक चलती आ रही है। जैसे कि कार में बैक साइड में जो अपना क्या बोलते हैं उसको, डिक्की, वहीं पे ही टूल बॉक्स होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक्स्ट्रा टायर कहां पे होता है गाड़ी का? एक्स्ट्रा टायर पीछे डिक्की में। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड। वैसे ही हर चीज का एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। वही चीज है शायद, there must be a material and social order in an enterprise। material order implies a proper place for everything and everything in its right place। अब देखो right place का मतलब बताता हूं। गाड़ी में, चलो गाड़ी छोड़ो, जो मैं कार शुगर, में स्टेयरिंग हो सकता है ना? कार में स्टेयरिंग, हाँ, हाँ कार का स्टेयरिंग मतलब राइट प्लेस, ऐसा क्या?
लेफ्ट राइट वाला, अच्छा लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे वैसा, ओके। तो कार का स्टेयरिंग भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं एवरीथिंग मस्ट बी प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए उनकी। और दूसरी बात है कि वो यूज में सबसे अच्छा है। अब सपोज करो मशीन है, मशीन यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ और इसके अगर मुझे कुछ टूल्स चाहिए, नट बोल्ट ऐसा कुछ चाहिए, तो वो ना मेरे को एक फ्लोर ऊपर जाके लेके आना पड़ेगा, टाइम वेस्ट। टूल चाहिए बाजू में रख दो ना। जैसे कि हमें कोई भी खाना बनाना होता है, नमक सबसे ज्यादा चाहिए होता है, शक्कर सबसे ज्यादा चाहिए होती है, कहाँ होता है भाई, ये रोज टूल के सामने। खाना बना रहे फटाफट अरे ले लिया। ऐसा ना हो कि भाई अरे शक्कर चाहिए, रुको मेरे को ढूंढने दो, वहां पे कहीं पे पड़ा शक्कर का डब्बा। समझ रहे हो? तो वो जो टूल है ना, वो टूल अच्छे से भी यूज होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सही जगह उसके आसपास में होगी ना, उसके मशीन के आसपास में। इसलिए मैंने आपको जब भी शक्कर का या फिर नमक का एग्जांपल दिया तो मैंने आपको यही कहा कि स्टोव, जो गैस स्टोव होता है उसके आजू बाजू में होनी चाहिए। ठीक है, सेम अगर आप मान लो समझ गए होंगे आप सब, एग्जांपल समझ गए होंगे ऑर्डर का। और यहां पे एक और है, ऑर्डर ऑफ सोशल ऑर्डर, मतलब प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस, मतलब हर पर्सन की या फिर हर बंदे की एक जगह फिक्स्ड होनी चाहिए और वो उसी फिक्स जगह में काम करना चाहिए। ठीक है, सपोज करो कि आपको प्रिंसिपल सर ढूंढने, तो आपको प्रिंसिपल सर स्टाफ रूम में मिलेंगे क्या? आपको मैनेजर चाहिए, आप देखना कभी भी बैंक में जाओगे ना तो मैनेजर की एक फिक्स्ड प्लेस होती है, सेल्स पर्सन की फिक्स्ड प्लेस होती है। क्यों? दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। सबकी फिक्स्ड प्लेस है, राइट प्लेस है। अब ज्यादातर लोग बैंक में क्यों आते हैं? मैनेजर से मिलने आते हैं क्या? नहीं। इसीलिए मैनेजर का जो प्लेस है ना वो एकदम अंदर होता है। और वहीं पे आप बात कर लो उनकी जो चेक डिपॉजिट, चेक क्लियरेंस, जाते ही आपके सर पे लाओ चेक लाओ, जाते ही एकदम एंट्री पे, मेन एंट्री पे ही आपको मिल जाएंगे। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट। तो ये कह रहे हैं हर चीज का ऑर्डर होना चाहिए और हर पर्सन का भी ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, सो दैट वो अच्छे से काम कर पाए। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इक्विटी। भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्विटी क्या बताऊं इसके बारे में, तो यार बहुत सिंपल पॉइंट है। इक्विटी, कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर ट्रीट करो। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, टेनर का मतलब होता है, टेनर का मतलब होता है एक तरह का टाइम पीरियड। जो अपन बोलते हैं ना कि भाई प्लेसमेंट आपको मिलेगा तो आप 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए काम करोगे इनके पास में, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। ज्यादा करके क्या होता है ना, कुछ इंसान जो वर्कर जो होते हैं ना, वो एक जगह से काम सीख के दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर काम सीखते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल तो मेरे फिक्स्ड है यहाँ पे। तो इसीलिए टेनर फिक्स करो। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में पहले ऐसा बहुत होता था, टेनर कितना है, लाइफ टाइम। कितने साल तक आप पोस्टमैन रहोगे? लाइफ टाइम तक पोस्टमैन रहेंगे। तो वो क्या हो जाता है फिर, काम ढीला ढाला चलता रहता है ऐसा। अच्छा, वही मोदी जी ने क्या इन्वेंट किया कि भाई अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर आप कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हो तो योर जॉब विल बी फॉर ओनली 2 years या फिर ओनली 1 year, उसके बाद में आप निकाल दिए जाओ। दिस इज कॉल्ड एज टेनर। एक पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है। अनलिमिटेड दोगे वो कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका एक टाइम पीरियड रखो कि भाई आपको है ना 2 साल के लिए मैं रखता हूं, अगर आप अच्छा करोगे तो मैं आपका प्रमोशन करूंगा या फिर मैं आपका डिमोशन करूंगा या फिर मैं आपको नहीं रखूंगा, जो भी एक्सेलेंट, उसको एकदम क्लियरली स्टेट करके बोलो। टेनर दो उसको, टेनर दोगे ना तो वो अच्छे से काम करेगा ऐसा। ठीक है, वो मतलब उसका माइंड साइकोलॉजी वो सेट हो जाएगा ऐसा। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। फिर उसके बाद में पॉइंट इज इनिशिएटिव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एम्प्लॉय से ना इनिशिएटिव लेना चाहिए। सपोज करो कई बार है ना, आपके मम्मी भी आपको पूछती है कि बेटा क्या बनाना चाहिए, पूछते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये अच्छे से खाएगा नहीं। अब अगर मान लो ज्यादा, हमेशा ऐसा ही होता है इंसानों के अंदर, ऐसा होता है जो मेरे डिसीजन है ना वो डिसीजन मैं कभी निग्लेक्ट नहीं होगा। मान लो कॉमर्स किसने लिया? तुमने लिया, पापा मम्मी ने बोला तो कॉमर्स ले, तुमने लिया, सब तुम्हारा डिसीजन था कि कॉमर्स मुझे चाहिए, है ना। अब जब आपने कॉमर्स लिया, ट्यूशंस की बात आई, मम्मी ने बोला बेटा ये जगह पर चला जा, पापा ने बोला यहां पे चला जा, तेरे को जहां पढ़ना है पढ़। दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया, नाउ यू विल हैंडल दोस थिंग। उसी तरीके से आप एम्प्लॉय से ना इनिशिएटिव, जब आप एम्प्लॉय से इनिशिएटिव लोगे ना तो वो आपको वर्क के अंदर थोड़ा और बोलेंगे
कि हमने ऐसा बोला आपको, अगर मान लो कुछ गड़बड़ भी हो रही होगी ना तो वो और अच्छे से काम करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि यार अब अपन को टेस्ट लेना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने आपको बोला ऐसा नहीं बोला कि टेस्ट कल ही लूंगा, क्या कहा, टेस्ट लेना चाहिए। इसका क्या बेनिफिट है ना, क्योंकि अब आप मेरे को टाइम डेट सजेस्ट करोगे, ठीक है, नाउ यू कैन नॉट डिनाई, क्योंकि आपने डेट सजेस्ट किए, नाउ यू विल स्टडी, क्योंकि आपने डेट सजेस्ट किए, ठीक है, एंड नाउ यू विल गिव गुड रिजल्ट, क्योंकि आपने सोच के लिया। अब अगर वहीं पे मैं बोलता ना कि भाई मेरे को टेस्ट लेना, तुमको बहुत परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ये वो, तो आप क्या सोचोगे, क्या छोड़ना है यार, ये तो पीछे पड़े हुए हैं, टेस्ट लेनी है इनको, तो जबरदस्ती टेस्ट लेनी है इनको, तो क्या करें, और फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फिर तुम पता क्या बोलोगे, हमने तो बोला ही था टेस्ट लो ही मत, कुछ भी मतलब गड़बड़ हुआ, कुछ मतलब ऑनलाइन में मतलब तुम सेंड नहीं कर पाए, हमने तो बोला ही था सर टेस्ट मत लो। दिस इज व्हाट, दिस इज इनिशिएटिव। अगर वहीं पे एक इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल आता ना, तो एम्प्लॉय या फिर कोई भी सेकंड पर्सन आपके साथ में जो काम कर रहा है वो और अच्छे से काम करेगा। गेटिंग, आई होप यू ऑल आर गेटिंग, इनिशिएटिव बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो दिस वाज द 13 नंबर पॉइंट, इनिशिएटिव। मूविंग ऑन द वेरी लास्ट पॉइंट, दैट इज एस्पिरिट द कॉप्स, यानी कि आप सबको मोटिवेट करो, बूस्ट करो, रिप्लेस आई विथ वी, दैट इज बूस्ट एस्पिरिट द कॉप, सबको बूस्ट करो ऐसा। तो दिस इज टोटली अबाउट द चैप्टर। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो रेलेवेंस प्रिंसिपल्स जो आपको पढ़ने नहीं है, कंपैरिजन है वो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, टेलर और फेयोल के बीच में मैंने कंपेयर करते करते ही आपको समझाया था, ठीक है। तो कल एक बार पूरा अच्छे से स्टडी करके रखना, जो भी जहां पे जितने भी डाउट्स आते हैं ना, सब कल डिस्कशन करेंगे। और मुझे थोड़ा पता चल रहा है कि भाई अपने बैच के बीच में तुम्हारे मतलब गड़बड़ चल रही थी कुछ, यानी सुन नहीं पा रहे थे, अभी भी कुछ बच्चे एंटर आउट हो रहे हैं, तो मैंने उसके लिए रिकॉर्डिंग पहले से ही करके रखी थी। मैं ये रिकॉर्डिंग अभी भेज दूंगा आपको दोनों पार्ट्स में, जो पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल सेम टाइम 6 बजे।